हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है टारगेट सीटेड जुलाई 2024 की इंग्लिश पेडागोजी की क्लास और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर पेपर 2। यानी पेपर 2 वाले बच्चे जो इंग्लिश का पेपर देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो लिए हुए हैं वो पेपर 2 से लिए गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सेशन चलेगा इंग्लिश पेडागोजी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स में बोल रहे थे कि मैम पेपर 2 की पेडागोजी इंग्लिश की कराइए, तो उन्हीं लोग के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। बट पेपर 1 वाले बच्चे भी इसको इक्वली ध्यान देंगे, इस पर इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है और क्वेश्चन लगभग सेम आते हैं। तो आप पेपर 1 देने जा रहे हो या पेपर 2 देने जा रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए इंग्लिश के, आप उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा सेशन में, बहुत अच्छी क्लास होगी। बहुत नए तरह के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। प्लस में आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो मिल सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास। और कुल 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप भी साथ में बनाते हुए चलो और आप देखो कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अ टीचर showed a movie with the caption to a learner in class 6. The movie is based on one of the chapter in the textbook. The movie with a caption on will encouraged। यानी कहने का मतलब है, एक टीचर क्या करती है, शो अ मूवी, क्लास में एक मूवी दिखाती है, एक फिल्म दिखाती है। ठीक है, विथ अ कैप्शन। कैप्शन का मतलब क्या होता है, टाइटल। एक टाइटल के साथ, जब किसी भी मूवी की एक टाइटल होती है, एक कैप्शन होता है, तो उस कैप्शन को सबसे पहले शो करेगी, उसके बाद उस मूवी को बच्चों को दिखाएगी, है ना। और वो जो कैप्शन है, वो जो मूवी है, वो रिलेटेड है एक चैप्टर से जो कि टीचर पढ़ाने जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों को पहले क्या कर रही है वो टीचर, बच्चों में एक तरह का इंटरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश कर रही है। अब मान लीजिए कि उस कैप्शन, उस मूवी से रिलेटेड क्लासरूम में क्या हो रहा है, एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले अगर मूवी को दिखाना, एक कैप्शन को दिखाना बच्चों के लिए, तो सबसे पहले तो बच्चों को क्या कर रही है, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों को रेडी कर रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, दिस मूवी विथ ए कैप्शन ऑन विल इनकरेज। अब ये जो मूवी है और उसके साथ जो कैप्शन टीचर ने दिखाई है चैप्टर को पढ़ाने से पहले, वो किस चीज को इनकरेज करेगा, किस चीज को प्रोत्साहित करेगा, यहाँ पर पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना और बताना कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे इंकरेज करेगा बच्चों को इस मूवी के थ्रू, इस कैप्शन के थ्रू, बिफोर टेक्स्ट बुक जो भी टीचर पढ़ाने वाली है उससे पहले। ठीक है, पहला है लिसनिंग स्ट्रैटेजी, एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल। ठीक है, दूसरा है एक्टिव व्यूइंग एंड लिसनिंग। तीसरा है द स्टूडेंट टू वॉच मोर सच मूवी। चौथा है लिसनिंग स्ट्रैटेजी बाय द वर्बल क्लू एंड टू अप्रिसिएट द एक्शन ऑफ एक्टर एंड टू राइट अ रिव्यू। अब आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पर देखिए, बच्चों को एक्टर के एक्शन को देखने के लिए नहीं किया जाता है ना। द स्टूडेंट टू वॉच मोर सच मूवी इसलिए नहीं दिखा रही है कि बच्चे और इस तरह की मूवी देखें, है ना। एक्टिव व्यूइंग एंड लिसनिंग, ये भी सही है कि एक्टिवली बच्चे देख रहे हैं और लिसन कर रहे हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ ध्यान दोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे लिसनिंग स्ट्रैटेजी को भी चेक कर रही है कि बच्चे कितने अटेंटिव होकर उस मूवी को देख रहे हैं। एक्टिव व्यूइंग है कि नहीं, कितने ज्यादा बच्चे अलर्ट है ना। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, और बच्चे को मोटिवेट कर रही है कि बच्चे क्या करें, ऑथेंटिक मटेरियल, यानी ऑथेंटिक मतलब ऐसे मटेरियल का यूज करें जो कि यूजफुल हो क्लासरूम स्टडी के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीजें मिल गए, और जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चीजें मिलती है ना, वो आंसर हमेशा सही होता है, और जहां पर चाइल्ड सेंटर दिख जाए वो आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही है बात, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
असर्शन है अ चाइल्ड इन हर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूज मोर वर्ब्स देन नाउन एंड इग्नोर द ग्रामर रूल। दूसरा है रीजन उसका क्या बताया गया है कि दे लैक वोकैबुलरी रेंज, है ना। तो यहाँ पे आपको असर्शन दिया है, रीजन दिया है, आपको बताना है। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है कि इन अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कब से स्टार्ट होता है? 4-5 साल का बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है। वहां पे बच्चे ज्यादा एक्शन वर्ड यानी वर्ब का यूज करते हैं। एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जैसे रनिंग, जंपिंग, है ना, वॉकिंग, ये सब क्या होते हैं? ये क्लैपिंग, दीज आर एक्शन वर्ड। तो ये एक्शन वर्ड का आपको पता है कि छोटे बच्चे एक्शन वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं। यूज मोर एक्शन वर्ड देन नाउन, ठीक है। एंड इग्नोर द ग्रामर रूल, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है? देखिए बच्चे की मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है ना कि वो ग्रामर रूल को समझे। बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम एक्शन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो ये तो सही है। इसीलिए वो ग्रामर रूल को और नाउन को उतना नहीं समझते हैं। और रीजन क्या बताया कि उनके पास वोकैबुलरी रेंज कम होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी तो वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है नई नई चीजों से, तो उनके पास सही बात है कि उनके पास वोकैबुलरी रेंज कम होती है। वोकैबुलरी रेंज का मतलब क्या होता है? उनके पास वर्ड, साइनो, एंटो, ये सब जो होती है उनके पास बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड उनको एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, उनका लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे उनकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। और यही रीजन है कि बच्चे के पास जो है वो बच्चे नाउन का प्रयोग कम करते हैं। अब नाउन क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड, है ना, नेम ऑफ द पर्सन, थिंग्स, है ना, प्लेस इज कॉल्ड नाउन हम बोलते हैं। तो क्या होता है? इसीलिए बच्चे, तो दोनों सही है। और मेरे अकॉर्डिंग टू मी, है ना, अकॉर्डिंग टू मी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? आपको समझ में आया क्यों? लेकिन अगर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए तो सीटेट ने किसी को सही नहीं माना है और सीटेट ने आंसर बी दिया है ना, बी, यानी कि आप किसी भी आंसर को टिक करके आओगे वो आपका सही माना जाएगा, है ना। यानी सीटेट ने किसी को सही नहीं माना है, यानी जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको 1 मार्क्स जरूर मिले होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे अच्छे तरीके से आप सोचे समझे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर A and R are true and R is the correct explanation of A, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, अगर समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड शेयर हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंस विथ हर मदर। एक बच्चा है वो अपनी मदर से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, जो लैंग्वेज क्लासरूम में जो चीज उनके साथ हो रही है या होती है या हुआ, उस चीज को अपनी माँ के से शेयर कर रहा है घर जाके। लैंग्वेज क्लासरूम यानी या तो हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज की क्लासरूम है उसको वो जो भी चीजें उस लैंग्वेज क्लासरूम में होती हैं वो अपनी माँ से आके बताता है। अक्सर बच्चा ऐसे करते हैं कि क्लास में घर आते हैं, मम्मा आज क्लासरूम में ये हुआ, मैम, मम्मा आज मैम ने इस तरह की एक्टिविटी कराई क्लास में, तो बच्चे अपनी मदर से शेयर करते हैं। And says that sometime we cover our eye and the teacher asks to pick an object out of a bag, then we have to try to describe it. It is a really good way to learn. This comment show the child preference of learning. यानी वो क्या बोलता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी आई को इस तरह से क्लोज करके और अपने हाथ से हमारे बैग में जो कुछ भी पड़ा होता है उस चीज को हम निकालते हैं और उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मान लीजिए कि हमारे बैग में ये पेन है, जैसे हम मैम ने बोला कि आंख को बंद करो और अपने बैग में हाथ डालो और हाथ डालने के बाद जो चीज भी आपके हाथ में आए उसके बारे में कुछ बताओ। ये मैम एक्टिविटी करा रही है बच्चे को, है ना। तो वो बच्चा मैम अपनी मदर से कहता है कि इट इज अ रियली गुड वे टू लर्न, ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज को सीखने का, अपनी मदर से बोल रहा है। दिस कमेंट शो द चाइल्ड प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग। ये कमेंट क्या बताता है बच्चे की प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग पर, है ना, यानी किस तरफ संकेत करता है, किस तरफ ज्यादा झुकाता है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी एक्टिविटी तो अच्छी है। बच्चे से बोला जाता है आप आंख बंद करके अपने बैग में से कुछ भी निकालो, अगर जो चीज भी निकल जाए, इरेजर निकल जाए, शार्पनर निकल जाए, पेंसिल निकल जाए, बुक निकल जाए, इवन टिफिन बॉक्स निकल जाए, तो आपको उसके बारे में 4 लाइन 10 लाइन डिस्क्राइब कीजिए कि वो है क्या, है ना। तो ये बहुत अच्छा वर्बल एबिलिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करने का एक तरीका है ना। तो ये क्या है, आई रिमेंबर लैंग्वेज
वेल व्हेन आई मूव इट, मैं बहुत अच्छे से लैंग्वेज को रिमेंबर कर पाता हूँ जब मैं मूव करता हूँ. आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट. आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई कॉपी इट. आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट. यानी यहाँ पे देखिए कॉपी करने की तो बात हो नहीं रही है. कॉपी करना यानी उतारना, नकल करना. हेयर सुनने की भी बात नहीं हो रही है, मूव करने की बात नहीं हो रही है. वो क्या कर रहा है, अपने बैग में से निकाल रहा है और देख रहा है, और उसके बाद सी मतलब आई सी इट, देखने के बाद वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है. यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं. Read the example of what a learner does and choose the strategy that match the example. If I don't know what something mean, I look it up. यानी बच्चा क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन आई लुक इट अप. यानी यहाँ पे बोल रहा है द रीड द एग्जाम्पल व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रैटेजी दैट मैच द एग्जाम्पल. इस ये जो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी दी हुई है और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोनों को मैच कौन सा कर रहा है आपको बताना है ना. लर्नर क्या कर रहा है, डज. ये लर्नर ने ये बोला इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन आई लुक इट अप. यानी कहने का बच्चे का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चा करना क्या चाह रहा है. कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल से वो कंसल्ट की बात कर रहा है. यूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड फोकसिंग ऑन कोलोकेशन. वो कोलोकेशन पर फोकस कर रहा है, कोलोकेशन पर फोकस कर रहा है. वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, वो यानी बच्चा कंफ्यूज्ड है. कंफ्यूज तो नहीं है. आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन आई लुक इट अप, यानी वो क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी खोज रहा है. यूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, यानी जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा, कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल भी नहीं होगा, और यहाँ पे फोकसिंग ऑफ कोलोकेशन. कोलोकेशन का क्या मतलब होता है कि पेयर ऑफ या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसको हम इकट्ठा यूज करते हैं, है ना, कलेक्शन में यूज करते हैं, है ना, वो होता है कोलोकेशन, है ना. क्या है पेयर ऑफ वर्ड दैट वी आर ऑफन यूज, है ना, इन कलेक्शन ऑफ मैनर. जैसे हम कोलोकेशन में क्या करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, हैवी रेन बोलते हैं. ये नहीं बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेन. तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेन कभी नहीं कहते. हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी रेन बोलते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं, डू एक्सरसाइज. क्या बोलते हैं, डू एक्सरसाइज. मेक एक्सरसाइज नहीं कहते. यानी आपको ऐसे वर्ड को यूज करना है जो सुनने में भी सही लगे और वो एक परफेक्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड रहे. इसको हम कोलोकेशन कहते हैं. समझ में आया. तो कोलोकेशन क्या होता है, जैसे परफेक्ट वर्ड का आपको यूज करना है. जैसे हैवी रेन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रेन कभी भी नहीं कहते हैं. डू एक्सरसाइज मैम बोलती हैं, डू योर एक्सरसाइज. मेक योर एक्सरसाइज कभी नहीं कहा जाता. ये होता है कैलोकेशन. समझ में आया. तो कुछ कैलोकेशन वर्ड होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू असेस. यानी जो निदानात्मक टेस्टिंग होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, किस चीज़ को असेस करने के लिए, किस चीज़ का आकलन करने के लिए होती है, आपको ये बताना है. लर्नर एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन द टेक्स्ट, इसके लिए तो नहीं होती है. ठीक है. हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कहते हैं, लर्निंग गैप जो होती है बच्चों की, बच्चे को कहाँ डिफिकल्टी हो रही है उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं ना. तो ये तो नहीं होगा. लर्नर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक. ये लर्नर अपने मिस्टेक के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करता कौन है, टीचर करता है. यहाँ पे लर्नर की बात हो रही है, लर्नर नहीं करता. लर्नर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक, ये भी नहीं होगा. एंड द रैंक लर्नर इन ऑर्डर टू अचीवमेंट, रैंक करने के लिए भी नहीं होता है. लर्नर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन अ लैंग्वेज, बिकॉज बिल्कुल सही है. हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में जब आप 4-5 पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे की डिफिकल्टी कहाँ है, बच्चा कहाँ फंस रहा है, बच्चे को किन सब चीज़ों की ज़रूरत है ना, बच्चे की स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बच्चे की वीक पॉइंट क्या है. इन सब चीज़ के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं. और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेसेस. यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस चीज़ को असेस करने के लिए होता है, हमेशा किस चीज़ को ये असेस करता है. द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर हैव रीच्ड, किस लेवल ऑफ लैंग्वेज पे लर्नर रीच्ड है यानी पहुंचा है. ये तो बिल्कुल सही बात है कि
जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसका लेवल कहाँ तक पहुंचा है, लेवल ऑफ लैंग्वेज, यानी वो किस हद तक लैंग्वेज को यूज कर रहा है, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम असेस करते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इसको हम चेक करते हैं। तो लेवल ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का लेवल किस हद तक है, क्या लो लेवल का है या मीडियम लेवल का है या हाई लेवल का है, लर्नर रीच्ड कहाँ तक बच्चा पहुंचा है, इसीलिए हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट हैव बीन टॉट, इसके लिए नहीं होता, जिस लैंग्वेज को आप पढ़ा रहे हो इसके लिए नहीं होता। द मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, ये भी नहीं होगा। द लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन, ये भी नहीं होता। प्रोफिशिएंसी टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि बच्चे का लेवल हमें चेक करना होता है कि बच्चा कहाँ है और उसको कितनी ज़रूरत है और उसको कितनी हेल्प की, कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा, जो आपको एक्स्ट्रा आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है या बच्चे को नहीं ज़रूरत है, उन सब चीज़ों के लिए हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी। अ टीचर डिवाइड लर्नर्स इन ग्रुप, टीचर ने क्या किया है, ग्रुप में लर्नर को डिवाइड कर लिया है एंड आस्क्स देम टू डू अ क्वीज अबाउट एलिफेंट बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट देम। यानी ग्रुप में डिवाइड कर देती है, हो सकता है 2 ग्रुप हो, है ना, ए हो, बी हो, सी हो, या 2 ग्रुप हो या 4 ग्रुप हो। टीचर क्या करती है, क्लास में बच्चों को ग्रुप बना देती है और ग्रुप बनाने के बाद क्या बोलती है, आस्क देम टू डू अ क्विज अबाउट एलिफेंट बिफोर रीडिंग अ स्टोरी। यानी एलिफेंट के ऊपर कोई स्टोरी होगी, उससे पहले टीचर क्या कर रही है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर रही है और कह रही है कि क्विज सेशन आप स्टार्ट कीजिए और जिसको जितना एलिफेंट के बारे में पता है सब एक दूसरे से क्वेश्चन कीजिए। यानी ए ग्रुप पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ एलिफेंट, तो फिर दूसरा ग्रुप पूछेगा बताओ जो हमने पढ़ा है ना ईवीएस में, पेपर 1 में हमने पढ़ा है एलिफेंट के बारे में, उसी तरह के क्वेश्चन बच्चे एक दूसरे से राइज करेंगे। बताओ एक दिन में हाथी कितना पानी पीता है, वो इस तरह के क्वेश्चन एलिफेंट के ऊपर ही बच्चे एक दूसरे से क्या करेंगे, पूछेंगे। तो वहां पे बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट देम, यानी इस स्टोरी को पढ़ाने से पहले। तो यहाँ पे टीचर कर क्या रही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर इज टू डू, यानी टीचर के ऑब्जेक्टिव, टीचर का एम क्या है इस चीज को कराने के लिए, ये एक तरह की क्या हो गई, ये एक्टिविटी हो गई, है ना। जनरेट इंटरेस्ट इन अ टॉपिक, बिल्कुल सही है, टीचर का काम है कि पहले बच्चों को इन्वॉल्व करा दो, बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व कराना है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले, एक दूसरे से बच्चे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे एनर्जेटिक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, बच्चे वहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो जनरेट इंटरेस्ट इन अ टॉपिक, यानी टॉपिक जो एलिफेंट से रिलेटेड है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए टीचर ये एक्टिविटी करा रही है बच्चों को पढ़ाने से पहले। गिव पीयर फीडबैक, फीडबैक के लिए नहीं होता है। राइट अ टेक्स्ट रिव्यू, इसके लिए भी नहीं होता है। टेस्ट देयर मेमोरी, मेमोरी के लिए भी नहीं होता है। सिंपली क्या है, जनरेट इंटरेस्ट इन अ टॉपिक, टॉपिक में आपकी उत्सुकता बढ़े, इसके लिए टीचर ये करा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, एक लैंग्वेज क्लासरूम है, उसमें एक स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास को थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ठीक है। टू हैंडल दिस टाइप्स ऑफ डिसरप्टिव स्टूडेंट, द स्टूडेंट टीचर शुड, यानी इस तरह के स्टूडेंट से आप किस तरह हैंडल करेंगे, है ना, किस तरह से आप डील करेंगे उस बच्चे से। क्या आप क्लासरूम से उस बच्चे को निकाल दोगे या उसके पेरेंट्स से शिकायत करोगे, ये सब कोई भी काम टीचर का नहीं होता है। आपको उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या रीज़न है ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, क्या इसको कोई दूसरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, या इस बच्चे को इस टॉपिक से इंटरेस्ट नहीं है, या बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जिस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता वो भी बच्चे डिस्टर्ब करते हैं क्लासरूम में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडी, एड्रेस टू द डिलिजेंट स्टूडेंट, डिपेंड ऑन द पेरेंट टू ऑफर रेमेडी, रिपोर्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट टू द स्कूल अथॉरिटी। आपको रिपोर्ट नहीं करना है,
क्लासरूम आपका है, बच्चे आपके हैं, तो आपको ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट आप अपने पेरेंट्स पर भेज दोगे कि मैम देखिए आपका बच्चा इस तरह की शैतानी कर रहा है क्लास में, तो आप इसको संभालिए, तो ये भी आपको नहीं करना है। स्कूल में बच्चा आ रहा है, जब तक स्कूल में बच्चा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे बात कीजिए और आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आप उसको रेमेडी दीजिए। इसीलिए तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बात करेगी बच्चों से, टॉक टू द चाइल्ड टू ऑफर रेमेडी, उससे बात करेगी और उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करेगी, उपचार करेगी, टीचर है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। When the student brainstorming idea, organize, draft, editing and revise their work, विच स्किल डज दिस प्रोसेस रिफ्लेक्ट, यानी कौन सी स्किल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है आइडिया को जनरेट करना, आइडिया को शेयर करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो अलग अलग आइडिया को जनरेट कर रहे हैं, आइडिया को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी उसको अच्छी तरीके से पहले कौन सा होगा उसके बाद कौन सा होगा, एक अच्छे सीक्वेंस वे में अरेंज करना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कहाँ किस चीजों को रखना है ना। उसके बाद हम एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है जो अनवांटेड चीजें होती हैं, जो चीज हमें नहीं रखनी है उसको एडिट करते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में एडिटर देखा होगा, एडिटर का काम क्या हुआ, जब रिपोर्टर न्यूज लेकर आता है तो एडिटर क्या करता है, जो चीज जरूरी नहीं है उसको वो कट करता है, उसको हटाता है कि नहीं ये चीज हमें प्रिंट नहीं करना, ये चीज हमें नहीं छापना है, तो एडिट करता है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को पब्लिश करने से पहले क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो ये किसका है, ये किस स्किल से रिलेटेड है, यानी किस स्किल पर ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या ये रीडिंग है, क्या ये स्पीकिंग है, क्या ये राइटिंग है या लिसनिंग है। तो ये राइटिंग स्किल है। हम राइटिंग स्किल में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। रीडिंग स्किल की अगर आपको सब स्किल बताना होगा तो स्किमिंग, स्कैनिंग और ये एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग की हम बात करते हैं ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करते हैं, है ना। प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करते हैं। जब हम प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करते हैं वो हम करते हैं किसमें, स्पीकिंग स्कूल में। और लिसनिंग में हम उसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आए, ये राइटिंग स्किल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है आपका, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हेल्प इन अ क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। बिल्कुल सही बात है। रीडिंग और राइटिंग स्किल जो होती है, रीडिंग और राइटिंग की बात नहीं है, रीडिंग और राइटिंग स्किल की बात हो रही है। स्किल यानी आपकी कौशल जो होती है, उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, कहाँ पे आपको रिदम का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको स्ट्रेस का यूज़ करना है, कहाँ आपको इंटोनेशन का यूज़ करना है, ये रीडिंग में हम देखते हैं। और इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, हम आलोचनात्मक, मतलब अलग तरीके से सोचना, है ना, वो हमारी डेवलप होती है। राइटिंग स्किल ये बिल्कुल सही है प्राइमरी लेवल पर। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग इज द सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ये गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई सब स्किल नहीं होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग। और सब स्किल अगर रीडिंग की बोली जाए तो हमने अभी पढ़ा है कि रीडिंग की होती है स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। और राइटिंग की सब स्किल तो हमने पढ़ी ना, जो अभी ड्राफ्टिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ये राइटिंग की सब स्किल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखेंगे। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्नड। लैंग्वेज स्किल को आप किस तरह से सीख सकते हैं, या सीखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल। यानी आपको मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल का मतलब है ना कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, रट रहे हो, मैकेनिकल ड्रिल नहीं कर रही हैं, यानी एक ही तरीके से आपको रटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो गलत हो गया। लैंग्वेज स्किल किस तरह, इफ अ टीचर फोकस ऑन वन स्किल एट ए टाइम, एक स्किल एक टाइम पे अगर टीचर फोकस करती है तो आप अच्छे से सीखोगे। इफ दे आर डील्ड विथ एन इंटीग्रेटेड मैनर, बहुत अच्छा पॉजिटिव कीवर्ड है इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत, है ना, एकीकृत मैनर में। ओनली थ्रू द रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट यहाँ पर नहीं होती। यानी लैंग्वेज स्किल क्या होती है, LSR
W। देखिए, पहले लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। ये सीखने का तरीका है ना। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं ना तो इंटीग्रेटेड मैनर में हम इसके साथ डील करते हैं। इंटीग्रेटेड में आप क्लासरूम में देखते हो, हम सुनते भी हैं, हम बोलते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम लिखते भी हैं। तो इंटीग्रेटेड मैनर में इसको बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जब एक आदमी बोलता है तो एक सुनता है, फिर वो बोलता है, वो रुकता है तो वो सुनता है। यानी सेंडर और रिसीवर जो होता है, जो सेंडर होता है, जो भेजता है, तो रिसीवर रुकता है ना। जब रिसीव कर लेता है तो इस तरह से, जैसे आपके सामने जो बोलने वाला है, आपके सामने जो लिसनर है वो लिसन कर रहा है, सुन रहा है, और आप बोल रहे हो, फिर वो बोलेगा तो आप सुनोगे। तो क्या होगा, ये इंटीग्रेटेड मैनर में जोड़ के एकीकृत वे में हम इसको सीखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। टू असेस वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नैरेटिव स्किल। नैरेटिव स्किल यानी नैरेटिव क्या होता है, जैसे किसी भी स्टोरी का वर्णन करना, नरेट करना, है ना। जैसे आपके साथ कोई घटना घटी और उस घटना को आप क्या कर रहे हो, किसी से जाके नरेट कर रहे हो, पूरी एक तरीके से स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नरेटिव स्किल। अ टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू। तो क्या है टू असेस वेदर स्टूडेंट है, यानी टीचर क्या कर रही है, टीचर ये जानना चाह रही है कि बच्चे किस हद तक नैरेटिव स्किल को जानते हैं। नैरेटिव स्किल को किस हद तक बच्चे जानते हैं, कितनी समझ है उनको नैरेटिव स्किल के लिए। तो टीचर क्या करेगी, उनसे शेयर एन इंसिडेंट विथ दे वेयर सरप्राइज्ड। ये तो सही लग रहा है कि बच्चों से कहेगी कि एक इंसिडेंट को शेयर कीजिए, एक घटना का वर्णन कीजिए जहां जिस घटना में आपको सरप्राइज मिला था। सरप्राइज का मतलब वो घटना मतलब आपके सामने सरप्राइज के रूप में था। सरप्राइज का मतलब ये कि अचानक से कोई चीज हो जाए और उसके बारे में आपने सोचा नहीं होता, है ना। तो उस घटना को आपको क्या करना है, शेयर करना है सबके साथ। आप बताइए अपने वर्ड में। सर्कल द वर्ब एंड एडजेक्टिव इन अ टेक्स्ट, यानी वर्ब को सर्कल करके, एडजेक्टिव उसको सर्कल करके आप थोड़ी ना नैरेटिव स्किल को डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट द मिस्टेक इन द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये इससे भी नहीं करोगे। बच्चा डिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें आपको जो जहां जहां मिस्टेक कर रहा है उसको आप करेक्ट करोगे, ये भी नहीं करना। रीड अ स्टोरी एंड आंसर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी स्टोरी को रीड करने के लिए बोलोगे और आंसर उससे इस तरह के आंसर पूछोगे जिससे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कितना हद तक, कितने हद तक बच्चे ने उस बात को समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है। तो ये भी नहीं होगा। आप सिंपली क्या कीजिए, बच्चों को कहिए कि आप कोई एक इंसिडेंट के बारे में बताइए जो आपके साथ घटना घटी, उसको आप कहानी के रूप में आपके सबसे शेयर कीजिए, है ना। जो कि जिस घटना से आप सरप्राइज थे, सरप्राइज का मतलब अचंभित थे, है ना, उस घटना को वर्णन कीजिए। तो मैम बोलेंगी मैम मेरे साथ ऐसी एक घटना हुई, तो बच्चे क्या तो क्यूरियस होंगे क्लासरूम में, सारे बच्चे मैम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो बच्चे एक एक करके अपनी स्टोरी को बताएंगे कि एक बार क्या हुआ था कि मैं एक बार जा रहा था बहुत दूर, तो इस तरह से घटनाएं घटी। उस तरह से नरेटिव एक स्टोरी वे में बच्चे प्रेजेंट करेंगे और यही आपका नरेटिव स्किल को चेक करने का तरीका होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। A teacher of class 12 is facilitating the reading of book other than the prescribed textbook. She is prompting there. Prompting का मतलब क्या होता है कि वो किस चीज़ को प्रॉम्प्ट करना, किस चीज़ को वो बढ़ावा देना चाह रही है। शी इज़ प्रॉम्प्टिंग देयर, यानी टीचर क्लास 7th की टीचर है, वो फैसिलिटेट कर रही है। वो क्या बच्चों को कह रही है कि रीडिंग ऑफ ए बुक अदर देन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है उसके अलावा भी आप किसी बुक को रीड कीजिए। उसके कहने का मतलब क्या है, उसके कहने का मतलब है कि बच्चों को वो क्या कर रही है, बच्चों को वो इंटेंसिव रीडिंग के बारे में आप बच्चे को क्या कर रही है, कह रही है कि आप पढ़िए। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, बच्चे जब क्या करते हैं बहुत अच्छे से, टेक्स्ट बुक जो होती है वो इंटेंसिव रीडिंग होती है, और टेक्स्ट बुक जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं तो जैसे नॉवल हो गया, मैगजीन हो गया, तो उन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन यहाँ पे शेयर्ड रीडिंग नहीं होगा, गाइडेड रीडिंग होती है जहाँ पे टीचर गाइड करता है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है कि जब आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, आप अदर देन टेक्स्ट बुक उसको भी आप पढ़िए, तो वो एक इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट होता है। और यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग को प्रमोट करने की बात टीचर कर रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
A principal asks the language teacher to select the textbook and other resources for the new session. यानी प्रिंसिपल जो है वो टीचर से बोल रहा है, किससे बोल रहा है? लैंग्वेज टीचर से बोल रहा है कि आप टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में कौन से टेक्स्ट बुक को हमें चलाना है, उस टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट कीजिए, है ना। वाइल सेलेक्टिंग दैम, जब वो सेलेक्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट, यानी कौन रिलेवेंट का मतलब है कौन कनेक्टेड नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है, नॉट रिलेवेंट है। देखिए क्या होता है कि टीचर जब टेक्स्ट बुक को टीचर को ये बोला जाता है, जो लैंग्वेज टीचर है, कि आप ये सब बहुत सारे बुक्स रखे हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि आप नेक्स्ट सेशन में किस बुक से पढ़ाना पसंद करेंगी, कौन कौन से अदर मटेरियल आप रिसोर्सेज क्लास में यूज़ करेंगी। तो ये टीचर सेलेक्ट करता है कि सर मैं ये वाले मटेरियल से पढ़ाना पसंद करूँगी क्योंकि ये बच्चों के एज के अकॉर्डिंग है, ये बच्चों को अच्छा लगेगा, इससे बच्चों की बहुत सारी स्किल डेवलप होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम किसी भी टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करते हैं, है ना। उसका लैंग्वेज का ध्यान दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ ना किया हो, वो क्लास के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है कि नहीं, है ना, क्लास के अकॉर्डिंग जो वोकैब इसमें यूज़ की गई है वो है कि नहीं, ठीक है। तो वाइल सेलेक्टिंग देम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट, तो किन चीज़ को ध्यान नहीं देगी, यानी जो चीज़ ध्यान नहीं देगी, जो नेगेटिव होगा वही आपका आंसर होगा। एडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज, यानी ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चे अपने ग्रहण कर सके, अडेप्ट कर सके, ये बिल्कुल सही है, बच्चे उस बुक को और उसको अच्छी तरीके से अपना सके, अडेप्ट कर सके, ठीक है। लर्निंग नीड एंड लैंग्वेज नोन टू द चिल्ड्रन, और ऐसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जो कि बच्चों की लर्निंग नीड को फोकस करती हो, है ना, बच्चे की लर्निंग नीड को फुलफिल करती हो, ठीक है। लैंग्वेज नोन टू द चिल्ड्रन, और ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो बच्चे समझते हो, ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। लेवल ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आपको बुक सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो और 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ला के रख दिए, तो उनका लेवल देखिए, उनकी जो कॉग्निटिव लेवल है उतने हद तक नहीं रहता है कि वो 10th क्लास की बुक को समझे। इसीलिए क्या कहते हैं, रेडीनेस टू लर्न, प्याजे बोलते हैं ना, रेडीनेस टू लर्न, यानी बच्चों के लेवल, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग आपको बुक चलानी है। आप 5th क्लास के बच्चे से 10th क्लास का मैथ नहीं सॉल्व करा सकते, हर चीज़ का परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एज होता है। तो लेवल ऑफ द स्टूडेंट इन चीज़ों पर ध्यान देगी, किस पर ध्यान नहीं देगी, नॉट रिलेवेंट, कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी कितना बहुत मोटी बुक को उठाने पर ध्यान नहीं रहना चाहिए टीचर का, और कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहे, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल से अगर ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जितना आप उनके नीड के, उनके इंटरेस्ट के, उनके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप बुक डालोगे तो वो उतना अच्छे से सीखेंगे। तो नेगेटिव वर्ड यही है और यही रिलेवेंट नहीं, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा होगा, एक एक ऑप्शन मैंने समझाया है आपको, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं नेक्स्ट 3-4 दिन, यानी एग्जामिनेशन से पहले आपको 3-4 या 5 भी वीडियो आ सकते हैं इंग्लिश पेडागोजी से, पेपर 2 स्पेशली, है ना। द टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय द लर्नर्स, विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल, यानी एक क्राइटेरिया क्या कहती है, एक तरीके का रूल डेवलप कर रही है, मॉनिटर टू द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय द टीचर, यानी टीचर ये चेक करने के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए एक क्राइटेरिया को, एक रूल को डेवलप कर रही है, जिससे वो चेक कर सके कि बच्चे किस तरह से लैंग्वेज मटेरियल का यूज करते हैं। विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग, यानी टीचर किस तरह से मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि बच्चों को अच्छे से चेक कर सके, बच्चों को देख सके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ द मटेरियल। तो कौन सा जो क्राइटेरिया है, कौन सी चीज़ टीचर को अप्लाई करनी चाहिए जिससे वो मॉनिटर कर सके यूज़ ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, यानी बच्चे किस तरह से लैंग्वेज मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए कौन सी रूल या कौन सी एक्टिविटी आप बोल सकते हो सही होगा। प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द मटेरियल, यूजेबिलिटी, रिपीटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द अल्टरेशन, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशन एंड रिटन रिपोर्ट, एंड चेकलिस्ट, असम्पशन एंड लर्निंग आउटकम। यानी सबसे अच्छा आपको देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टीचर ऑब्जर्व करेगी, यानी अपने माइंड में उसने ये चीज़
रूल को बैठा लिया कि मैं बच्चों को एब्जॉर्व करूंगी, उसके बाद बच्चों को फीडबैक सेशन दूंगी कि आपने जो लर्निंग मटेरियल यूज़ किया है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखी, कौन कौन से लर्निंग मटेरियल आपको अच्छे लगे, है ना, फीडबैक सेशन, और एक रिटन रिपोर्ट तैयार करेगी ताकि फ्यूचर में रिटन रिपोर्ट तैयार करते हैं जैसे पोर्टफोलियो में हम रिटन रिपोर्ट को रखते हैं, ताकि आगे जब बच्चा में कुछ चेंजेस लाना पड़े या बच्चों के लिए कुछ तैयार करना पड़े तो वो रिटन रिपोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये सबसे सही तरीका, सही क्राइटेरिया है। ऑब्जर्व कीजिए, फीडबैक दीजिए बच्चों को, है ना, और रिटन रिपोर्ट तैयार कीजिए, है। तो ये थे कुल आज के 15 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।